रात को बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है। पेशाब की धार कमज़ोर हो चुकी है। ऐसा सेंसेशन आ रहा है पेशाब करने के बाद भी कि ब्लैडर खाली नहीं हुआ है, अभी भी पेशाब बचा है। अगर आपका उम्र 50 के ऊपर है, आप एक पुरुष है और आप इन सब का जवाब हाँ में दे रहे हैं, तो चांसेस है कि बहुत सालों से आप एनलार्ज्ड प्रोस्टेट के साथ जी रहे हैं, जिसके वजह से ये सारी दिक्कत आ रही। अभी तक आपके ऑप्शंस बहुत लिमिटेड थे, या तो मेडिकेशंस जिनके ऑफकोर्स साइड इफेक्ट हो सकते हैं, या इन्वेसिव सर्जरी, पेशाब के रास्ते जाके प्रोस्टेट को छीला जाए, TURP या लेजर किया जाए, जिन सब के कुछ सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं आज आपको बताऊं कि एक ऐसा प्रोसीजर आ चुका है मिनिमली इन्वेसिव, जिससे आपका प्रोस्टेट को सिकोड़ा जा सकता है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ रिस्टोर की जा सकती है, सेम डे आप घर जा सकते हैं और सेक्सुअल फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो आपको कैसा लगेगा? मैं हूं डॉक्टर गौरव गंगवानी, एक बोर्ड इक्विवेलेंट सर्टिफाइड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, और आज मैं आपको बताऊंगा प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन या PAE, एक ऐसा प्रोसीजर जो शायद यूरोलॉजिस्ट आपको ना बताए। लेट्स बी ऑनेस्ट, प्रोस्टेट के बारे में मर्द बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि BPH या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया 50 साल की उम्र से ज़्यादा 50% पुरुषों को अफेक्ट करती है, और 80s के बाद 90% पुरुषों को। आप अकेले नहीं हैं अगर आपको साइलेंस में सफ़र करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा कॉमन है ये, और अब इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। BPH कैंसर नहीं, सिर्फ प्रोस्टेट थोड़ा सा एनलार्ज हो गया है, सूज गया है उम्र के साथ साथ कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से, जिसके कारण वो यूरेथ्रा यानी कि यूरिन पाइप को दबा रहा है। जैसे सपोज पानी देते समय आप पाइप को दबाओ तो कैसे धार कम हो जाएगी, बिल्कुल उसी तरह। पहले BPH को अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन आवर बॉडी जब प्रोस्टेट एनलार्ज होता है। देखो, प्रोस्टेट ना नॉर्मली एक अखरोट के साइज का ग्लैंड है, छोटा सा वॉलनट साइज ग्लैंड, जो पेशाब की थैली के नीचे बैठता है और यूरेथ्रा यानी कि यूरिन पाइप के आसपास सराउंड करता है। उसी से हमारा सेमेन का व्हाइट लिक्विड बनता है। स्पर्म तो टेस्टिस से बनते हैं, बट प्रोस्टेट से ये लिक्विड बनता है। और प्रोस्टेट का ग्रो होना नॉर्मल है। हार्मोन जैसे डाइड्रो टेस्टोस्टेरोन या DHT इसको ग्रो कराते हैं उम्र के साथ साथ। पर जैसे उम्र के साथ साथ प्रोस्टेट बढ़ता है, वो बहुत सारे फ्रस्ट्रेटिंग सिम्टम्स कॉज कर सकता है। बार बार पेशाब आना, धार का कमजोर हो जाना, पेशाब शुरू करने में काफी प्रॉब्लम आ रही है, जोर लगाना पड़ रहा है या नहीं स्टार्ट हो रहा है, तो बहुत देर तक आप खड़े और शुरू ही नहीं हुआ है पेशाब। ऐसी फीलिंग आना कि ब्लैडर एम्प्टी नहीं हो रहा, अभी भी यूरिन बचा हुआ है। जब यूरिन का प्रेशर लग जाएगा, अर्जेंट नीड फील होना कि नहीं करूंगा तो निकल जाएगा। करने के बाद भी ड्रिबल करते रहना, यानी कि पैंट गीली हो जाती है पेशाब खत्म करने के बाद, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद ड्रिबल करते जा रहे हैं। ये सिम्टम्स बहुत एनोइंग हो जाते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्पैक्ट करते हैं। रात को बार बार उठने की वजह से जो स्लीप प्रॉब्लम होती है, आप रेस्टरूम से दूर हो बहुत और या गाड़ी चला रहे हो और अचानक कभी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो एंजाइटी और ये कांस्टेंट डिस्कम्फर्ट बहुत डिस्टर्बिंग हो जाता है जिंदगी के आखिरी दिनों में। हम टिपिकली BPH को कैसे डायग्नोज करते हैं? सबसे पहले क्वेश्चनर यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं जो डिजिटली अवेलेबल है ऑनलाइन, IPSS स्कोर बोलते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, डिजिटल रेक्टल एग्जाम, यूरिन टेस्ट करते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं जैसे PSA लेवल वगैरह, एंड सोनोग्राफी करके प्रोस्टेट का साइज मेजर करते हैं और देखते हैं यूरिन कितना बच रहा है। कुछ केसेस में हमें यूरोफ्लोमेट्री, यूरोडायनेमिक स्टडी जैसे एडवांस टेस्ट करने पड़ते हैं। लेकिन अब बात करेंगे, अगर BPH डायग्नोज हो ही जाए तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है? ट्रेडिशनल ऑप्शन, अगर सिम्टम्स बहुत कम है, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, IPSS स्कोर कम है, तो हम कहते हैं कुछ भी मत करो। लेकिन अगर सिम्टम्स बढ़ने लगे हैं तो हम कुछ दवाइयाँ देते हैं, 2 प्रकार की। एक ब्लैडर नेक मसल्स को रिलैक्स करती है, प्रोस्टेट को रिलैक्स करती है। दूसरी हार्मोन चेंज करके प्रोस्टेट का श्रिंकेज कॉज करती है। इन दोनों से हेल्प तो होती है, पर साइड इफेक्ट्स होते हैं जैसे थकान, थोड़ा चक्कर आना और सेक्सुअल डिसफंक्शंस भी। प्लस आपको ये दवाइयाँ आजीवन लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये बढ़ जाए IPSS स्कोर और दवाइयों के बावजूद नहीं कंट्रोल आ रहा है, ऐसा स्टेज आने लगा है जहाँ पेशाब भी रुकने लगा है अब और शायद कैथेटर डालना पड़े, तो TURP या लेजर करना पड़ सकता है, या कुछ आधुनिक ऑप्शंस भी हैं। इसमें ट्रेडिशनली जाके पेशाब के रास्ते इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा प्रोस्टेट को छीला जाता है ताकि रास्ता खुल जाए पेशाब का और आपका यूरिन का धार बहुत इंप्रूव हो जाए। पर इसके लिए जनरल एनेस्थीसिया या स्पाइनल एनेस्थीसिया लगता है, हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है, कैथेटर कभी कभी लगाना पड़ता है, कभी कभी कुछ दिनों के लिए, और 5 से 10% इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का रिस्क है, और 65% तक रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन यानी कि सीमेन वापस पेशाब की थैली में चले जाएगा, ये रिस्क। मॉडर्न ऑप्शंस बहुत सारे आ गए, वोलैप, एक्वा एब्लेशन, यूरोलिफ्ट, सबके अपने अपने साइज सिलेक्शन क्राइटेरिया और अपने अपने साइड इफेक्ट्स हैं। आज हम जिस वजह से इधर रुके हैं वो बात करेंगे प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन के बारे में। ये एक मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है जिसमें हम आपके प्रोस्टेट का ब्लड फ्लो बंद कर देंगे, जिससे कि प्रोस्टेट श्रिंक हो जाएगा और आपका पेशाब का रास्ता खुल जाएगा। आपके प्रोस्टेट को ब्लड फ्लो मिलता है दोनों साइड एक एक नस से, जिसे कहते हैं प्रोस्टेटिक आर्टरी। ये इंटरनल इलियक आर्टरी से आती है और प्रोस्टेट को सप्लाई करती है।
हम आपकी हथेली या थाई में से छोटी सी तार ले जाके एक्सरे में देखते हुए एक टाइनी माइक्रो कैथेटर 1.9 फ्रेंच यानी कि 0.4 मिलीमीटर ले जाते हैं इन नसों में, सिलेक्टिवली प्रोस्टेट की नसों में। एक बार हम वहां पहुंच जाए तो फिर हम एंजियोग्राफी से कंफर्म करने के बाद कि सिर्फ प्रोस्टेट में ये पार्टिकल्स जाएंगे, कुछ पाउडर या पार्टिकल्स इंजेक्ट करते हैं जिससे प्रोस्टेट का ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है और उसको फ्लो नहीं मिलता है। इमीडिएटली सेल्स नहीं मरती, धीरे धीरे वो प्रोस्टेट की सेल्स डाई होती है, बॉडी उन्हें एब्सॉर्ब करता है और प्रोस्टेट श्रिंक हो जाता है कुछ हफ्तों में या मैक्सिमम कुछ महीनों में। दोनों साइड ये किया जाता है, मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा लगता है डिपेंडिंग ऑन एनाटॉमी, और उसके बाद 2 से 3 घंटे में आप घर जा सकते हैं। अगर थाई से भी किया है तो 5 से 6 घंटे में आप घर जा सकते हैं। मैं आपको प्रोसीजर एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। ये यूजुअली एक आउट पेशेंट प्रोसीजर है, यानी कि इसे कंप्लीटली लोकल एनेस्थीसिया में किया जा सकता है। कोई ब्लड थिनर्स रोकने की जरूरत नहीं है, तो ना जनरल एनेस्थीसिया ना ब्लड थिनर्स रोकने की जरूरत। अगर हम हथेली से करते हैं, आपकी पैंट भी निकालने की जरूरत नहीं है, तो हम आपके पेशाब के रास्ते से कोई तार, कोई प्रोसीजर, कोई दूरबीन नहीं लेके जाएंगे। सब कुछ हथेली या ग्रोइन में, थाई में, अपर थाई में छोटे से होल से किया जाता है जिसमें एक वायर ले जाई जाती है, यूजुअली 2 मिलीमीटर इन डायमीटर, और उससे जाकर एक्सरे गाइडेंस में ये प्रोसीजर पूरा कर दिया जाता है। क्योंकि वेसल्स में पेन रिसेप्टर्स नहीं होते, ऐसा नहीं है कि आपको समझ आएगा कि कोई ट्यूब जा रही है। इनफैक्ट जब हम डाई इंजेक्ट करेंगे प्रोस्टेट में, तब पहली बार आपको एक वार्म सेंसेशन आएगा और आप हमें खुद बताओगे कि हाँ, ये मुझे पेशाब के रास्ते फील हो रहा है। जब हम दोनों प्रोस्टेटिक आर्टरीज ब्लॉक कर देंगे वो पाउडर से, हम ये सारे औजार निकाल के छोटा सा एक बैंडेज लगा देंगे। अगर हथेली से क्या, ब्रेसलेट लगा देंगे, और 4 से 6 घंटे के अंदर आप घर लौट सकते हो, कभी कभी 2 घंटे के अंदर। 3 दिन के लिए थोड़ा सा पेन मेडिकेशन या डिस्यूरिया मेडिकेशन देंगे, उसके बाद कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है। पूरे प्रोसीजर की ब्यूटी ये है कि आप पूरे प्रोसीजर में होश में थे, मिनिमली इन्वेसिव, कोई ब्लेड यूज नहीं हुआ, कोई टाके की जरूरत नहीं है, कोई स्कार नहीं। 2 दिन बाद शायद आपको दिखे भी ना कैसे किया, और आप अगले मॉर्निंग से अपना जॉब या अपने कोर्स रिज्यूम कर सकते हो। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? पहला, 85% तक इम्प्रूवमेंट चांसेस है, यानी कि 100 में से 85 लोगों को आगे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी एटलीस्ट आने वाले 3 से 7 सालों तक कम से कम। प्रोस्टेट साइज बहुत रिड्यूस हो जाता है, एवरेज 20 से 40%, कुछ पेशेंट्स में और ड्रामेटिक। लेकिन यूरेथ्रा, यूरिन का रास्ता बहुत ज्यादा खुल जाता है और फ्लो नॉर्मल हो जाता है। मैक्सिमम पेशेंट्स हमें बताते हैं कि जवानी जैसा फ्लो हो गया। सबसे मेन बेनिफिट की सेक्सुअल फंक्शन प्रिजर्व रहता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं आता है सेक्सुअल हेल्थ पे। इरेक्टाइल डिसफंक्शन रेट्स नियरली नेग्लिजिबल है, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन रेट्स भी ऑलमोस्ट 0 to 5% होंगे शायद। रिकवरी बहुत फास्ट है, जैसा मैंने बताया, आप आउट पेशेंट प्रोसीजर है, आप 4 घंटे में घर जा रहे हो, अपने घर पे सो रहे हो और बहुत जल्दी ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो। अगर मान लीजिए 7 साल बाद दोबारा भी हुआ, इसको रिपीट किया जा सकता है बहुत आसानी से। रिस्क प्रोफाइल बहुत कम है, अनलाइक एनी सर्जरी, कोई एनेस्थेसिया में। ये प्रोसीजर आपके लिए नहीं बना है अगर आपको एक्यूट इन्फेक्शन अभी चल रहा है, अगर प्रोस्टेट आर्टरीज पे हम नहीं पहुंच पाते हैं एनाटॉमी वेरिएशंस की वजह से, किडनी फंक्शन काफी अफेक्टेड है, क्रिएटिनिन पहले से ज्यादा है तो डाई नहीं दे पा रहे, प्रोस्टेट कैंसर में ये नहीं काम आएगा एक्सेप्ट पैलिएटिव नीड्स। और अगर आपके यूरोडायनेमिक स्टडी पे मेन प्रॉब्लम प्रोस्टेट नहीं कुछ और है, प्रोसीजर के बाद क्या एक्सपेक्ट करें? पहले 1 से 2 दिन थोड़ा सा पेल्विक डिस्कम्फर्ट या डीप एक होगा, मतलब पेल्विस में, पेट के निचले हिस्से में थोड़ा सा दर्द रह सकता है, जो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। कुछ केसेस में यूरिन की अर्जेंसी या फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है, ये टेम्पररी इन्फ्लेमेशन के कारण पूरी तरह ठीक हो जाएगी। 2 से 3 दिन के अंदर आप पूरी तरह अपने नॉर्मल एक्टिविटीज में चले जाओगे। यूरिन में, सीमेन में थोड़ा सा ब्लड आना नॉर्मल है, बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है, इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। 2 से 6 हफ्ते पे आप मेजर प्रोग्रेसिव सिम्टम्स देख पाओगे और 3 से 6 महीने में मैक्सिमम बेनिफिट अचीव करोगे। वीडियो को ज्यादा नहीं खींचूंगा, बोलने की बात है, अगर प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है आपके फैमिली में तो प्लीज एक इंटरवेंशन यूरोलॉजिस्ट से भी संपर्क करें। यूरोलॉजिस्ट के अलावा चांसेस है कि ये बहुत 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 ज्यादा हेल्प करे टेक्निक प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन। अगर टायर 2 या 3 सिटी में रहते हो, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी एक्सेस नहीं मिल पा रहा है, अपना अपॉइंटमेंट नंबर फ्लैश कर रहा हूँ ताकि आप मुझसे बात कर पाओ इस बारे में गाइडेंस के लिए। एंड लास्टली, मैं इस पे पुराने वीडियोस बनाए हुए शेयर कर रहा हूँ ताकि कोई भी डाउट है आप उनमें जाके और जान सको इस टेक्निक के बारे में। सुरक्षित रहो, सशक्त रहो।